हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता की बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन नंबर 186 से लेके 190 तक डिटेल में डिस्कस करूंगा। बेसिकली ये सीरीज का पार्ट 21 वीडियो है जिसमें हम लोग ईएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। और जो इस लेक्चर का पीडीएफ है वो आपको आईएएस गेटवेज के एंड्रॉइड ऐप में स्टडी मटेरियल सेक्शन में फ्रीली अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट इज 186th क्वेश्चन इज कि जो हमारी नियोप्रीन होती है वो हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, मोस्ट सुटेबली वो किस पर्पस के लिए यूज की जा सकती है। तो जो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, जो नियोप्रीन है दिस इज बेसिकली अ पॉलीमर। ठीक है, कौन सा पॉलीमर है? दिस इज अ पॉलीमर विच कम्स अंडर अ फैमिली ऑफ सिंथेटिक रबर। ठीक है, ये ऐसा पॉलीमर है जो हमारा सिंथेटिक रबर की फैमिली में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सिंथेटिक रबर मतलब हम एक सर्टेन आर्टिफिशियल प्रोसेस से उसको बना रहे हैं एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन से हमने ये पॉलीमर बनाया और वो पॉलीमर है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से हमारी नियोप्रीन बनती है और इस वजह से हम नियोप्रीन को पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि नियोप्रीन को हम पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोलते हैं। और बिकॉज ऑफ उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हीट रेजिस्टेंस हो गया, आपका केमिकल रेजिस्टेंस हो गया, आपका कंप्रेशन रेजिस्टेंस हो गया, इन सभी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हम इसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अलग अलग जगह यूज करते हैं, जो कि मैंने यहाँ डिफाइन किया है कि वॉशर्स बनाने के लिए, एलिवेटर्स बनाने के लिए, ग्लास और ग्लेजिंग के लिए, सेल्फ एडहेसिव बैकिंग के लिए, शिप बिल्डिंग और रेलवेज में भी इसको यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस में भी इसका यूज है बिकॉज इट इज अ फायर एंड स्टैटिक रेजिस्टेंस। ऑटोमोटिव्स में होस कवर्स, पावर ट्रांसमिशन बेल्ट, शॉक अब्जॉर्बर्स, इन सभी में हमारे जो नियोप्रीन के यूजेस हैं बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ सिंथेटिक रबर, तो हम इसे यूज कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसको हम मोस्टली यूज करते हैं एज अ बियरिंग रबर। डिफरेंट रबर्स को हम क्या करते हैं, रेनफोर्स कर देते हैं स्टील प्लेट के साथ एंड दिस इज बिकम्स अ रबर पैड। ठीक है, तो इस रबर पैड को हम एज अ बियरिंग यूज करते हैं अपने ब्रिजेस में। ठीक है, तब उस केस में हम इन बियरिंग्स को बोलते हैं एलास्टोमेरिक बियरिंग्स। तो नियोप्रीन बियरिंग्स और एलास्टोमेरिक बियरिंग्स आर सेम। एलास्टोमेरिक बियरिंग की जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैंने आरसीसी के जो लेक्चर्स डिस्कस किए थे वहां पे मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, वहां पे वो भी कवर नहीं कर रहा मैं। तो आपको जो ये रबर पैड दिख रहा है दिस इज बेसिकली अ नियोप्रीन बियरिंग, जो कि आपको मोस्टली देखने को मिलेगा जो आपके प्री कास्ट, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट ब्रिजेस हैं। ठीक है, वहां पर आपकी जो मोस्टली बियरिंग यूज हो रही है वो हमारी इलास्टोमेरिक बियरिंग यूज हो रही है बिकॉज ऑफ टू मेन रीजंस कि जो इनका इंस्टॉलेशंस है वो बहुत ही इजी है, इजी इंस्टॉलेशंस है और जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब सर्विस के दौरान जो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है, तो जीरो मेंटेनेंस। तो इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम इसको मोस्टली अपने प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्रिजेस में गर्डर ब्रिजेस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा फ्लोर ऑफ डांस फ्लोर हॉल्स है यहां पे जनरली हम लोग वुडन फ्लोरिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कि हमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एंड पूछा गया है कि गुड क्वालिटी ब्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। हमने ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो हमारा ब्रिक अर्थ को प्रिपेयर करने का होता है। तो ब्रिक अर्थ प्रिपेयर करने के हमारे 5 मेजर स्टेप्स में हमने डिवाइड किया था कि पहले हम अनसॉइलिंग करते हैं, फिर डिगिंग करते हैं, फिर वेदरिंग करते हैं, फिर ब्लेंडिंग करते हैं, फिर टेम्परिंग करते हैं। तो जो टेम्परिंग है गुड क्वालिटी ब्रिक्स इंश्योर करने के लिए, आपको ब्लेंडिंग में आप क्या करते थे कि जो आपकी क्ले थी, जो अर्थ थी, जो आपने मिट्टी ली, उसमें आप सैंडी अर्थ या कैल्शियस अर्थ सुटेबल प्रोपोर्शंस में मिलाते थे टू गेट दी डिजायर्ड कंपोजिशन ऑफ सॉइल। ठीक है, उसके बाद उसमें पानी आप मिक्स करके प्रॉपर कंसिस्टेंसी में यूनिफॉर्मली मिक्सिंग करते थे टू इंश्योर गुड वर्केबिलिटी। और जो वाटर का एडिशन था वो बहुत कंट्रोल्ड वे में आप करते थे बिकॉज इट विल अफेक्ट द शेप एंड साइज ऑफ द फिनिश्ड ब्रिक। तो ब्लेंडिंग तो आपको करनी ही करनी है, तो ऑप्शन 2 तो हमारा करेक्ट हो जाता है।
एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग इज बेसिकली प्रोसेस जिसमें आप पानी ऐड करके नीडिंग करते हैं, ठीक है। तो नीडिंग इज द वन ऑफ द इनिशियल स्टेप ऑफ टेम्परिंग, जिसमें आपने पानी मिक्स किया और अर्थ को नीड किया। तो नीडिंग के लिए हमारे पास जो मशीनरी अवेलेबल है दैट इज नोन एज पग मिल। तो मैकेनाइज्ड पग मिल भी होती हैं और आपकी पहले ड्रिवन पग मिल्स भी होती थी जो बुलक कार्ट से ड्राइव होती थी। तो टेम्परिंग हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि नीडिंग द अर्थ विद द फिट। तो ये फिट तो मैकेनिकल प्रोसेस हो गया, सॉरी मैनुअल प्रोसेस हो गया। अभी जो मैकेनाइज्ड सिस्टम है, अच्छी ब्रिक अर्थ बनाने के लिए आपको डिजायर्ड प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्मली होमोजेनिटी इंश्योर करने के लिए जो अभी मैकेनाइज्ड सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके पास पग मिल अवेलेबल है। तो इस प्रोसेस में जब हम नीडिंग करते हैं सॉइल में, आप देख रहे हैं इसमें वर्टिकल शाफ्ट है एंड डिफरेंट लेटरल ब्लेड्स आर देयर, जिसके अंदर आप ब्रिक अर्थ इसमें पोर कर देते हो एंड दिस इज प्रॉपरली नीडेड इन दिस पग मिल। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, पगिंग। तो मैन्युफैक्चर ऑफ गुड ब्रिक्स टेम्परिंग इज डन इन पग मिल्स, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम आईएस कोड की रिकमेंडेशंस देखें कि जो हमारी गाइडलाइंस हैं ब्रिक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, कॉमन बर्ड क्ले ब्रिक्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो IS 2117 से गवर्न है, ठीक है। जिसमें ये कहा गया है कि जो टैम्परिंग प्रोसेस है, यहाँ पर देखिए आप स्पेलिंग जो है वो टैम्परिंग की TAMP दी हुई है, बट एक्चुअल में जो हम लोग टैम्परिंग TEMP भी आपने कहीं कहीं बुक्स में लिखा होगा। यहाँ पे आप देखिए TMP लिखा हुआ है, यहाँ पे टैम्परिंग लिखा हुआ है। तो करेक्ट स्पेलिंग जो है वो टेम्परिंग है। तो क्ले की टैम्परिंग करने के लिए जो ब्रिक अर्थ है उसकी टेम्परिंग करने के लिए आपको उसको कहाँ पे प्रॉपरली स्टोर करना होगा, कूल प्लेस पे 30 सेंटीमीटर की लेयर में 36 घंटे तक, ठीक है। और पर्पस क्या होगा, टू प्रोड्यूस होमोजेनिटी इन द मास ऑफ क्ले फॉर सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग। तो आप इसको स्टोर करोगे सॉइल अर्थ को एंड देन इट गोज टू पग मिल। तो आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, कितना वाटर डालते हैं, जनरली हमारा 1/3 से 1/4 ऑफ मास ऑफ सॉइल जो है हम पानी ऐड करके प्रॉपरली मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। और देन पग मिल में ले जाके उसको प्रॉपरली नीड कर लेते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन पग मिल। तो यहाँ पे ये एक पग मिल का अरेंजमेंट दिया हुआ है। दिस वाज जब इनिशियली हमारा ये कंसेप्ट इवॉल्व हुआ था तो हम ये यूज करते थे। अभी हमारे पास जो पग मिल है वो मैकेनाइज्ड है टोटली एंड वी यूज दिस। उसके बाद हमारा एक आइटम है इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में आइटम है घानी, ठीक है, नीडिंग द सॉइल इन अ घानी। तो जो घानी है दिस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मोर्टार, ठीक है, जिसमें आपका एक प्रोसेस होता है दिस इज विच इज डन इन ग्राइंडिंग मिल्स। तो ग्राइंडिंग मिल्स जो है दिस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मोर्टार। जब हम बनाते हैं तो ग्राइंडिंग मिल में आपका दो कैटेगरीज है, एक हमारा बुलक कार्ड, इसमें बैल यूज करते हैं, दिस इज बैल, दिस इज बुलक एंड दिस इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग। तो बुलक कार्ड ड्रिवन जो ग्राइंडिंग मिल्स है उनको हम लोग बोलते हैं घानी। तो आपको जो डायग्राम दिख रहा है दिस इज घानी, इसमें बुलक कार्ड आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका मोर्टार पड़ा हुआ है एंड दैट इज बीइंग नीडेड आर ग्राइंडेड, ठीक है। तो घानी से हम मोर्टार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, नीडिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो जनरली लाइम मोर्टार की मैन्युफैक्चरिंग में हम ये प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो ग्राइंडिंग मिल्स में बुलक कार्ड हो गया और दूसरा हमारा मैकेनाइज्ड भी होता है जो पावर ड्रिवन ग्राइंडिंग मिल्स होती हैं। और एक जो रिवर्बेटरी फर्नेस है दैट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रॉट आयरन, जहां पर हम क्या करते हैं, मोल्टन स्टेट में हम पिग आयरन को रॉट आयरन में कन्वर्ट करते हैं एंड दैट प्रोसेस नोन एज पडलिंग। रिवर्बेटरी फर्नेस में हमारा जो ये वाला इसकी जो बॉडी होती है दैट इज मेड ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल जो फायर रेजिस्टेंस होता है, जिनमें हम फायर ब्रिक्स यूज करते हैं। तो ये एक रिवर्बेटरी फर्नेस है जिसमें हम आपका रॉट आयरन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फ्रॉम द पिग आयरन। इस फर्नेस में जो मेटल है वो फ्यूल या फ्लेम के कांटेक्ट में नहीं आता। आप देख पा रहे हैं मेटल यहाँ पे है एंड फ्लेम उसके ऊपर चल रही है एंड द फायर इज रिवर्टेड और सेंट बैक ऑन द मेटल इन द अर्थ। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग किया। तो यहाँ पर जो रिवर्बेटरी किल है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, दैट इज नॉट रिलेटेड टू ब्रिक्स एंड नीडिंग द सॉइल इन अ घानी इज नॉट रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक अर्थ। तो 2 और 4 जो है
कि सॉयल की टेम्परिंग हम पग मिल में करेंगे, मैनुअल भी कर सकते हैं लेकिन हम पग मिल में करेंगे बिकॉज गुड क्वालिटी ब्रिक्स हमें चाहिए। तो 2 और 4 स्टेटमेंट हमारे जो होंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट होंगे। एंड इस टेम्परिंग प्रोसेस के बाद हम मोल्डिंग करते हैं ब्रिक्स की, ड्राइंग करते हैं, देन बर्निंग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टोन किस कैटेगरी का है और वो प्रॉपरली मैच्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले जो सैंड स्टोन है, दिस इज बेसिकली अ सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ये हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जो लाइम स्टोन है, दिस इज बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक, ये सही दिया हुआ है। जो बेसाल्ट है हमारा, दिस इज बेसिकली इग्नियस रॉक। ठीक है, एंड जो ग्रेनाइट है, दिस इज ऑल्सो अ इग्नियस रॉक। ठीक है, बट यहां पर आप देख रहे हो इन्होंने आर्जिलेशियस रॉक लिखा है। तो जो आर्जिलेशियस वाला जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज अ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, जिसमें हमारी 3 कैटेगरीज होती हैं, आर्जिलेशियस, सिलिकेशियस, कैल्केरियस, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कंपोजिशन हमारा प्राइमरली क्या है। ठीक है, और जो जियोलॉजिकल कंपोजिशन है, ये ऊपर वाले तीनों हमारे जियोलॉजिकल कंपोजिशन के बेसिस पे क्लासिफाइड थे, जिसमें इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स थे। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है रॉक्स का, उसमें स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड रॉक्स थे। तो केमिकल कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में जो ग्रेनाइट है वो हमारा सिलिशियस रॉक है। दिस इज अ सिलिशियस रॉक्स, एंड बिकॉज जो प्राइमरली केमिकल कंपोजिशन है वो सिलिका है इसके अंदर। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो लाइमस्टोन है। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यहाँ पे ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस से मैंने दिखाया कि कौन कौन से इसमें मेटामॉर्फिक रॉक है, तो इसमें कोई भी मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है जो यहाँ पे दिया हुआ है। एंड दिस इज द इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक की क्रशिंग स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया हुआ है। डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देख लेते हैं। पहली है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज इग्नियस रॉक, जिसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.63 से 2.75 वेरी करती है। वाटर अब्जॉर्प्शन लेस देन 1% होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा 75 से लेके 130 न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिफिकल्टी आती है कि ये वर्क करने में डिफिकल्टी होती है इसके साथ। एंड दे हैव फाइन ग्रेड वैरायटी विथ हाई पॉलिश। ठीक है, जो कलर है वो डिपेंड करता है कि फेल्सपर का कलर क्या है, जो इसका कंपोजिशन है। एक्सेस ऑफ फेल्सपर अगर हमारा ग्रेनाइट में है तो इट विल कॉज अर्ली डिके। तो जनरली हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से और हाई स्ट्रेंथ की वजह से हम इसे इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग ब्रिक्स, ब्रिज अबटमेंट्स, पियर, डैम्स या सी वॉल्स या लाइट हाउसेस में यूज करते हैं। जो सेकंड कैटेगरी का रॉक है ट्रैप एंड बेसाल्ट, जिसको ग्रीन स्टोन, व्हाइट स्टोन या ब्लू बेसाल्ट बोलते हैं। ये इग्नियस रॉक्स होते हैं, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी ग्रेनाइट से ज्यादा होती है। तो हमारी जो बेसाल्ट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ग्रेनाइट से भी ज्यादा है। ठीक है, और बिकॉज दे हैव वेरी हाई स्ट्रेंथ, तो इनके साथ भी प्रॉब्लम होती है, दे आर नॉट इजी टू वर्क। तो यहाँ पे ये वाले जो रॉक्स दिख रहे हैं ये ग्रेनाइट है, ये ट्रैप एंड बेसाल्ट आपको दिख रहे हैं कि दिस लुक्स लाइक दिस। ठीक है, तो आपका जो बेसाल्ट है ये भी हमारा सिलिशियस रॉक है केमिकल कंपोजिशन में अगर बात करें, और जो ग्रेनाइट है वो भी हमारा सिलिशियस रॉक है। तो इग्नियस रॉक्स हमारे ये वाले दोनों जो हैं ये सिलिशियस रॉक्स हैं। तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो सिलिशियस रॉक्स हैं उसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, क्वार्टजाइट, ग्नीज, सेनाइट, ये हमारे प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट जिनका सिलिका होता है वो होते हैं। उसके बाद जो बेसाल्ट है आपने देखा होगा, दे आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड मेटल। रेड एंड येलो वेराइटीज आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिव फीचर्स इन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो नेक्स्ट कैटेगरी है सैंडस्टोन की है। जो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन है ये दोनों ही हमारे सेडिमेंट्री रॉक के क्लासिफिकेशन में आते हैं, जिनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी 65 न्यूटन पर एम स्क्वायर है और जनरली फ्री फ्रॉम लाइम एंड आयरन होते हैं। जो लाइम स्टोन है ये भी हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, इसकी स्ट्रेंथ हमारी सैंडस्टोन से कम होती है, फ्रॉस्ट और एटमॉस्फेयर से अफेक्ट हो जाता है, टफ एंड सॉफ्ट। तो ये जो है आपका सैंडस्टोन है, ये आपके लाइमस्टोन रॉक्स हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, बट टफ होता है लेकिन सॉफ्ट होता है, तो इसके साथ वर्क करना या इजी होता है। तो इसी वजह से दिस इज यूज्ड फॉर पेविंग, फ्लोरिंग एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम एंड सीमेंट। ठीक है, तो लाइम स्टोन फ्लोरिंग, पेविंग और रूफिंग के लिए सुटेबल है। जो आपका सैंड स्टोन है, बिकॉज इट इज सॉफ्ट, द फ्लैग स्टोन, टाइल स्टोन रूफिंग मटेरियल, ऑर्नामेंटल वर्क के लिए और हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स के ग्रिड के लिए भी हमारा सैंडस्टोन सुटेबल होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 189, जिसमें पूछा गया है कि हमारी जो लो हीट सीमेंट है उसमें
कौन सा कंपाउंड रिड्यूस करने की जरूरत होती है। तो ये जो चारों कंपाउंड्स दिए हुए हैं ये बोग्स कंपाउंड हैं, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर नोन एज बोग्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेस्ड ऑन हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, बिकॉज जब सीमेंट जो है वो पानी के साथ रिएक्ट कर रही है तो देयर इज अ हीट इवेल्युएशन। तो हीट इवेल्यूशन और जो हमारे बोग्स कंपाउंड बन रहे हैं उनका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो केमिकल प्रोपोर्शंस है सीमेंट में मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो रिएक्शन के बाद बन रहा है, उसमें जो सबसे ज्यादा हीट लिबरेट कर रहा है वो है C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसमें जो हीट रेंज है वो 865 जूल पर ग्राम लिख सकते हो या किलो जूल पर केजी लिख सकते हो। उसके बाद C2S जो है वो सबसे कम हीट रिलीज करता है, मतलब जो हीट इवोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है वो सबसे कम C2S का है। C3S का हमारा 500 जूल पर केजी है, जूल पर ग्राम है, और C4F का 420 जूल पर ग्राम है। तो अगर हम बेस्ड ऑन द हीट ऑफ हाइड्रेशन बोग्स कंपाउंड को अरेंज करें तो C3A इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल सेटिंग, बिकॉज सबसे पहले ये हमारा जो वाटर है वो सीमेंट के साथ, जो सीमेंट का ये वाला कंपोनेंट है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इनिशियल सेटिंग के लिए C3A रिस्पॉन्सिबल है, फ्लैश सेट के लिए इसलिए C3A रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज इमीडिएटली ये पानी के साथ रिएक्ट करके फ्लैश सेटिंग करने की कोशिश कर रहा है, इट इज रिलीजिंग मैक्सिमम हीट। तो C3A के बाद हमारा जो प्रोपोर्शन है वो सबसे ज्यादा है C3S का, उसके बाद हमारा C4AF का यानी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, और उसके बाद हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट का। तो अगर हम हीट ऑफ हाइड्रेशन के टर्म्स में हमने अरेंज किया तो आप देखोगे सबसे ज्यादा हीट हमारी C3A से इवॉल्व हो रही है। तो अगर आपको लो हीट सीमेंट बनानी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंपोनेंट को रिड्यूस करना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा हीट रिलीज कर रही थी। इसी वजह से जब हम लो हीट सीमेंट्स बनाते हैं, जो कि हम जनरली मास कंक्रीटिंग में यूज करते हैं, जहां पे हमें बिकॉज हीट इवोल्यूशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू श्रिंकेज क्रैक्स वगैरह जो हमारे डेवलप होते हैं, तो उसकी वजह से हम जो मास कंक्रीटिंग है वहां पर हम लो हीट सीमेंट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो C3A को आपको रिड्यूस करना है। तो जैसे ही आप C3 को रिड्यूस करोगे आपकी लो हीट सीमेंट्स रिड्यूस हो जाएंगे, और पैरेलली आप C2S के कंपोनेंट को नॉर्मल OPC सीमेंट से थोड़ा सा हायर परसेंटेज में यूज करोगे। तो जो लो हीट सीमेंट के लिए जो हमारे पास कोड है, जो स्पेसिफिकेशन गवर्न है, वो IS 12600 कोड से गवर्न है, जो 2009 में रिअफर्म हुआ है। तो द पोर्टलैंड सीमेंट लो हीट स्पेसिफिकेशंस आर बीइंग गवर्न, जो कि हम लोग जब IS कोड 12600 पढ़ेंगे तो वी विल एक्सप्लेन इन डिटेल, जिसमें कहा गया है कि लो हीट सीमेंट की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसमें इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो हमारा नॉर्मली OPC में मिनिमम 30 मिनट्स होता है, यहाँ पे मिनिमम हमारा 60 मिनट्स चाहिए, और जो फाइनल सेटिंग टाइम है इट शुड बी लेस देन 600 मिनट्स, यानी 10 घंटे से कम होना चाहिए। जो फाइननेस है इट शुड बी ग्रेटर देन 320 मीटर स्क्वायर पर केजी, अगर हम इसको ब्लेन्स एयर परमेबिलिटी मेथड से टेस्ट कर रहे हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करता है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन हम लोग IS 4031 पार्ट 9 के अकॉर्डिंग टेस्टिंग करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारी सीमेंट से कितनी निकल रही है। तो लो हीट सीमेंट के लिए कोड ये प्रेस्क्राइब करता है कि 7 डेज में जो हीट निकले वो हमारी 272 केजी किलो जूल पर केजी, यानी 272 जूल पर ग्राम से कम होनी चाहिए, और 28 दिन में हमारी 314 जूल पर ग्राम होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं C2S का 260 था, तो अराउंड हमने C2S जितना हीट रिलीज कर रहा था उसके अराउंड हमने कंपोनेंट्स इस तरह रिड्यूस किए बोग्स कंपाउंड की हमारे जो सीमेंट है में जो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलेगा वो टोटल सीमेंट से इतना निकलेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं निकलने देना चाहिए। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं लो हीट सीमेंट्स की फुलफिल हो जाएंगी। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं, सैपवुड, नॉट्स, शेक एंड रॉड। तो ये जो तीन हैं ये हमारे डिफेक्ट्स इन टिम्बर हैं। पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था जो हमारे डिफेक्ट्स की कैटेगरीज थी, उसमें मैंने आपको सारे डिफेक्ट्स दिखाए थे आपको। दीज आर द डिफेक्ट्स इन टिम्बर एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शनल कंपोनेंट ऑफ टिम्बर।
तो अब हम वन बाय वन देख लेते हैं। पहला कंपोनेंट है हमारा जो है सैपवुड। तो आप अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन वुड का देखोगे तो इसमें जो हमारा आउटर एनुलर रिंग्स हैं, जो हमारी बेसिकली ये बार्क हो गई, बाहर की प्रोटेक्शन लेयर, उसके नीचे जो इमीडिएट लेयर है वो कैम्बियम है। कैम्बियम के नीचे जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज बेसिकली सैपवुड। इसका नाम कैसे पड़ रहा है कि ये जो सैप है, दिस इज बेसिकली अ फ्लूइड। एक फ्लूइड है जो प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो चाहिए उसको एनर्जी के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए, वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स इस फ्लूइड के थ्रू पूरे ट्री में फ्लो कर रहे हैं थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स। ठीक है, तो जो हमारी ट्रीज के सेल्स हैं जाइलम एंड फ्लोएम, उन सेल्स में ये सैप चल रहा है जिसमें न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स हैं। तो जनरली जो एक्टिव पार्ट है वुड का, टिम्बर का, पेड़ का, वो हमारी आउटर एनुलर रिंग्स हैं जिसमें ये सैप चल रहा है। तो उस पोर्शन को हमने आइडेंटिफाई किया कि वो पोर्शन सैप वुड है। ठीक है, जनरली लाइट इन कलर का होगा। रिसेंट ग्रोथ को इंडिकेट करना, जितना अंदर तक ये होगा उससे ये पता चलेगा उतना ज्यादा हमारी ट्री यंग है अभी। ठीक है, जितना ट्री हमारी ओल्ड होती जाएगी, हमारा जो सैपवुड की लेयर्स है वो बाहर की तरफ आती जाएंगी। ठीक है, उसमें हार्टवुड जो इनर लेयर है वो हमारी हार्टवुड है, वो इनएक्टिव पार्ट है। तो आप ये देख रहे हो, तो यहाँ पे जो डार्क सर्कल दिख रहा है ये वाला पोर्शन, दिस इज हार्टवुड। और ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये आपका सैपवुड है। इसके अंदर बेसिकली हमारा सैप ट्रेवल कर रहा है विच इज प्रोवाइडिंग दी, और इसके ऊपर की जो बाहर प्रोटेक्शन वाली लेयर है दिस इज कॉल्ड बार्क, और उसके इमीडिएट लेयर जो है वो कैम्बियम कहते हैं। तो इट टेक्स एक्टिव पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ द ट्री एंड सैप मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन थ्रू इट। ठीक है, तो सैपवुड को हम क्या बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एल्बर्नम। सैपवुड को हम एल्बर्नम भी बोलते हैं। एंड दिस इज द आउटर एनुलर रिंग्स बिटवीन द हार्टवुड एंड द कैम्बियम लेयर। तो ये हमारी सैपवुड हो गई अगर क्रॉस सेक्शन वाइज हम देखें। उसके बाद अगर हम डिफेक्ट की बात करें, पहला डिफेक्ट हमारा नॉटवुड है, नॉट्स हैं। नॉट्स बेसिकली क्या है कि सपोज आपका कोई ट्री था और आपकी ये ब्रांच थी, आपने ये ब्रांच कट कर दी या ये विंड के इफेक्ट से कट टूट गई, तो होगा क्या, यहाँ के जो वुड फाइबर्स हैं ये हो गए हमारे डिसकंटिन्यू हो गए। तो और यहाँ पे न्यूट्रिशन कॉमनली कॉन्टिन्यूसली सप्लाई हो रहा है, तो जो यहाँ के जो फाइबर्स हैं वो कुछ इस तरह के आपके शेप, आपका पोर्शन है ब्रांच का वो कुछ तरह दिखने लगता है जो कटा हुआ पोर्शन था। तो इस पोर्शन को जो ब्रांच का है जिसमें लॉन्ग टाइम से नरिशमेंट जा रहा है बट अल्टीमेटली डार्क और हार्ड रिंग्स बन गई हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉट्स। तो दीज आर द बेसिस ऑफ ब्रांच आर लिम्स विच आर ब्रोकन आर कट ऑफ फ्रॉम ट्री। तो ये हमारे नॉट्स हैं। ठीक है, नॉट्स का जो क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, जो डायमीटर है, इस डायमीटर के साइज से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पिन नॉट जो है उसका जो डायमीटर है वो 6.5 mm से कम होता है। स्मॉल नॉट है उसका डायमीटर 6.5 से 20 mm तक होता है। मीडियम नॉट जो है 20 से 40 mm के बीच में होता है। लार्ज नॉट जो इसका डायमीटर है वो अगर 40 mm से ज्यादा है तो उसको हम लार्ज नॉट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद शेक्स जो है, शेक्स हमारे बेसिकली, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको डिस्कस किया था कि जो शेक्स हैं इसको हम सेपरेशंस बिटवीन दी एडजॉइनिंग लेयर ऑफ टिश्यूज की तरह डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारा IS कोड है ये 3364 का पार्ट 2 ये हमारे शेक्स और डीके और रॉट को डिफाइन करता है। इसमें शेक्स को एज अ सेपरेशन बिटवीन एडजॉइनिंग लेयर्स कहा गया है और ये बताया गया है कि हम शेक्स को हार्ट शेक, रिंग या कप शेक या स्टार शेक्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंड जो शेक्स हैं एक्सेप्ट स्टार शेक्स, उनको लेंथ और मैक्सिमम विड्थ ऑफ ओपनिंग के रेस्पेक्ट में हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो हार्ट शेक, स्टार शेक्स, रेडियल शेक्स, कप शेक्स, इनके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, जो कि हमारे IS 33764 कोड से कमेंट है। रॉट इज बेसिकली अ डीके, कोड कहता है रॉट को हम डीके भी बोलते हैं। अब दिस डीके कैन बी ड्यू टू दी फंगल अटैक, फंगल अटैक से डीके हो सकता है, या आपका अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग की वजह से भी हो सकता है। तो फंगल अटैक की वजह से जो डीके हो रहा है उसको हम कहते हैं ड्राई रॉट, और जो अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग की वजह से हो रहा है उसको हम कहते हैं वेट रॉट। तो ये जो डीके है ये हमारा ब्राउनिश या लाइट ग्रे के पैचेस बन जाते हैं वुड के सरफेस पे और वो सॉफ्ट हो जाता है। तो डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस के टर्म्स में हम रॉट को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो डीके इज एस्टिमेटेड बाय अप्रोक्सीमेट अफेक्टेड पोर्शन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज एरिया ऑफ द एंटायर सरफेस। तो ये आप देख पा रहे हो, दिस इज अ ड्राई रॉट,
यहाँ पे जो ये फोटो आपको दिखी हुई है जिसमें फंगल अटैक की वजह से, ठीक है, जो इम्परफेक्टली सीजन वुड थी, तो मेनली हमारा फंगल ग्रोथ कब होगी, जब हमारा इम्प्रॉपर वेंटिलेशन होगा, सनलाइट का एक्सेस नहीं होगा, नो एक्सेस टू सनलाइट, और हमारा मॉइस्ट एनवायरमेंट होगा, ठीक है, मॉइस्ट एनवायरमेंट, और हमारी सीजन हो सकता है कि जो टिम्बर है वो इम्परफेक्टली सीजनड है तो उसमें हमारा मॉइस्चर रह जाएगा, तो वहां पे हमारी क्या है, फंगल ग्रो कर जाती है एंड इट लीड्स टू डीके। तो बेस्ट पार्ट ये है कि इसको आप रिमूव कर दो, ठीक है। तो हमारे फंगल अटैक की वजह से जो और डिफरेंट रॉड्स, उसमें व्हाइट रॉड, ब्राउन रॉड, व्हाइट ट्रंक रॉड भी आता है। ये जो आपको डिफेक्ट दिख रहा है, दिस इज अ वेट रॉड, इसमें अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग कंडीशन की वजह से जो टिश्यूज है हमारे सेल के वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। एंड जनरली कोई वाउंड हो गया ट्री में तो हमारा पानी का एक्सेस हो जाता है एंड इट कॉजेज द डीकम्पोजिशन, और जो सैप है, ट्री की फाइबर्स हैं, वो हमारे डीके करने लगते हैं। और जनरली ये होता है कि जब टिम्बर है वो सीजनड नहीं है प्रॉपरली, या सीजनड है और वो मॉइस्चर से एक्सपोज्ड है, तो टू अवॉइड वेट रॉट, वेल सीजनड टिम्बर इज यूज्ड विद प्रिजर्वेटिव्स एंड पेंट्स, सो दैट जो मॉइस्चर है वो इंग्रेस ना कर पाए, ठीक है। तो दिस इज द रॉट क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो मैच द फॉलोइंग आपका बनेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें ए का 4 हो जाएगा, आउटर लेयर्स ऑफ लॉग ऑफ वुड, नॉट हमारा जो है ब्रांच बेस एम्बेडेड इन टिम्बर बाय नेचुरल ग्रोथ, ठीक है, बिकॉज वहां पे कॉन्टिन्यूसली जो एम्बेडेड था वो हमारे वहां पे न्यूट्रिएंट्स कॉन्टिन्यूसली सप्लाई हुए हैं, तो वहां पे एक हमारा नेचुरल ग्रोथ से इस तरह का ब्रांच का वो बेस बन जाएगा। जो शेक्स हैं ये हमारे सेपरेशंस हैं एडजेसेंट लेयर्स ऑफ टिश्यूज के, रॉड जो है वो डिसइंटीग्रेशन कॉज्ड बाय फंगाई, तो दिस इज बेसिकली ड्राई रॉड, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।